हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी के करंट अफेयर्स को। जो भी हमारा जनवरी का महीना था 2020 का, उसके जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। और इस तरह से हम बारी बारी से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जितने भी महीने होंगे उन सभी के करंट अफेयर्स को हम रिवाइज करेंगे। तो ये जनवरी का पार्ट 1 है, जहाँ पर मैं 10 प्रश्नों को कवर करूँगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं प्रश्नों की संख्या आगे बढ़ा भी दूंगा, लेकिन आज की वीडियो में मैंने सिर्फ 10 प्रश्न रखे हैं। और साथ में आज 11 जून है, आप सभी को पता होगा। तो इस वीडियो में मैंने 11 जून के करंट अफेयर्स को भी कवर किया है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी पाठशाला को, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी पाठशाला के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी। और ये जनवरी का पार्ट 1 है। जनवरी के लगभग 4-5 पार्ट आएंगे। तो मैं यहाँ पे प्रश्नों को डिस्कस करता हूँ। चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे देखिए 11 जून के करंट अफेयर्स मैं इस तरह से कवर करूँगा, वन लाइनर के रूप में। और जो रिवीजन प्रश्न है हमारा, उन सभी को मैंने डिटेल में कवर किया है। तो 11 जून का जो करंट अफेयर्स को हम वीडियो के अंत में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न। जनवरी का महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 जारी हुआ था, आपको पता होगा। और इसमें सबसे स्वच्छ शहर जो है ये है मध्य प्रदेश का इंदौर, याद रखिएगा। आगे देखते हैं डिटेल्स। तो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्रालय जो है उसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। और केंद्रीय शहरी जो विकास राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने 31 दिसंबर को इस रिपोर्ट को जारी किया था। इंदौर को लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, याद रखना। और इंदौर के बाद दूसरे स्थान पर है गुजरात का राजकोट, और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र का नवी मुंबई। आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मनी ऐप किससे संबंधित है? आपको पता होगा हाल ही में आरबीआई ने मनी ऐप यहाँ पे लॉन्च किया था। तो पूछा जा रहा प्रश्न है कि मनी ऐप किससे संबंधित है? तो जो मनी ऐप है ये दृष्टिबाधित जो हमारे भाई बहन लोग हैं उनसे संबंधित है, याद रखना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं डिटेल्स। तो पहले तो आप मनी जो ऐप है उसका फुल फॉर्म जान लो। मनी का पूरा नाम है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर एप्लीकेशन, याद रखना। किसने लॉन्च किया इसे? तो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। और उद्देश्य क्या है इसका? तो यह ऐप दृष्टिबाधित लोगों को नोटों की पहचान करने में मदद करेगा। और मनी ऐप जो है एक बार अगर आप इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद ऑफलाइन मोड पर भी यह काम करेगा। आगे देखते हैं, आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक है यह। और यह भारत के सभी बैंकों का संचालक और भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय जो है कोलकाता से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय अभी है महाराष्ट्र के मुंबई में। और गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है आरबीआई के। और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। और अभी डिप्टी गवर्नर हैं बीपी कानूनगो, एमके जैन और माइकल पात्रा। और एनएस विश्वनाथन, आपको पता होगा, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश का दूसरा स्पेस पोर्ट तूतीकोरिन में बनाया जा रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? तो आपको प्रश्न में एक आंसर मिल गया है कि देश का जो दूसरा स्पेस पोर्ट है यह तूतीकोरिन में बनाया जाएगा। लेकिन पूछा क्या जा रहा है आपको कि तूतीकोरिन जो है यह किस राज्य में है? तो तूतीकोरिन जो है ये तमिलनाडु राज्य में है। और आपको पता होगा हमारा जो पहला स्पेस पोर्ट है वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है, जहाँ से हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं। और ये दूसरा स्पेस पोर्ट होगा भारत का तमिलनाडु के तूतीकोरिन में, जहाँ से हम रॉकेट को लॉन्च कर सकेंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सन क्रीम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है? तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने सन क्रीम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा करने वाला यह पहला देश बना है। तो सही उत्तर है यहाँ पर पलाऊ, याद रखना। पलाऊ सही उत्तर हो जाएगा। पलाऊ है कहाँ पर? तो पलाऊ जो है प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश किसे बोलते हैं? जो पानी के बीच में छोटा सा जो भूमि का हिस्सा होता है, मान लो भूमि का हिस्सा है और इसके चारों तरफ पानी है, तो इसी को हम बोलते हैं द्वीपीय देश। यहाँ पर देखो ये है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहाँ पर देखो पापुआ न्यू गिनी है। और यहाँ पर है फिलीपींस, और फिलीपींस और यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी के बीच में यहाँ पे देखो पलाऊ छोटा सा द्वीपीय देश है, याद रखना। डिटेल्स देखते हैं। प्रशांत महासागरीय देश पलाऊ
सन क्रीम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। पलाउ सन क्रीम पर यह प्रतिबंध उसमें इस्तेमाल होने वाले खतरनाक रसायन के चलते लगाया है। एंड पलाउ ने ऑक्सीबेंजोन और ऑक्टीनोजेट रसायनों से बनी क्रीम पर पाबंदी की घोषणा पहले ही कर दी थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2020 को दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चों ने किस देश में जन्म लिया है? तो यूनिसेफ के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें 9 वर्ष जो हमारा था 2020 का, उसमें पहले दिन की बात हो रही है, यानी 1 जनवरी की बात हो रही है। तो 1 जनवरी को दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चों ने कौन से देश में जन्म लिया है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारत। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, 9 वर्ष के पहले दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे भारत में जन्म लिए। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो हमारा है यूनिसेफ, उसके अनुसार नए साल के पहले दिन दुनिया भर में करीब 3,92,000 बच्चों ने जन्म लिया। इनमें से करीब 67,385 बच्चे जो हैं भारत में पैदा हुए। दूसरे स्थान पर चीन है जहां पर पहले दिन 46,000 लगभग 300 बच्चे पैदा हुए। और यूनिसेफ जो है हर साल जनवरी में विश्व भर में 9 वर्ष पर पैदा हुए बच्चों के जन्म का जश्न मनाता है। आगे देखते हैं हम यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, याद रखना। स्थापना होता है इसका 11 दिसंबर 1946 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसका स्थापना किया गया था न्यूयॉर्क में, याद रखना। यूनिसेफ की स्थापना पूरे विश्व में मौजूद बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कल्याण के लिए की गई थी। मुख्यालय इसका अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है और इसके अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हेनरिटा एच फोर, याद रखना। यूनिसेफ का यहाँ पर लोगो देखो। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ईरान की कुद्स फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी को एक हवाई हमले में मार गिराया गया। यह हवाई हमला किस देश में हुआ था? तो प्रश्न में पूछा जा रहा है। देखो, ईरान का एक कुद्स फोर्स है, उसके जनरल थे कासिम सुलेमानी जी, इनको हवाई हमले में मार दिया गया था। तो पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में कि यह हवाई हमला जो है किस देश में हुआ था? तो हवाई हमला जो है इराक में हुआ था, याद रखना। ईरान के थे कासिम सुलेमानी, लेकिन इन्हें कहाँ पर मारा गया? इराक में मारा गया था। और किसके द्वारा मारा गया था? तो अमेरिका की सेना के द्वारा मारा गया था, याद रखना। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, अमेरिका ने ईरान के कुद्स फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी को एक हवाई हमले में मार गिराया। यह हवाई हमला जो है इराक में बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया था, याद रखना। एंड इस हमले में कताइब हिजाबुल्लाह कमांडर अबू महदी अल मुहादिस भी मारा गया। और इराक की यहाँ पर बात हो रही है तो हाल ही में मुस्तफ़ा अल कादिमी जो हैं इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम क्या थी? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सावित्रीबाई फुले हैं, ये भारत की प्रथम क्या थी? भारत की ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, प्रथम महिला राज्यपाल थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, या फिर प्रथम महिला शिक्षिका थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा प्रथम महिला शिक्षिका। जो सावित्रीबाई फुले हैं ये भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी, याद रखना। प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपको पता होगा इंदिरा गांधी थी। प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे सावित्रीबाई फुले जी की तस्वीर देखिए। आगे देखते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 3 जनवरी को हम सावित्रीबाई फुले जयंती मनाते हैं, इसलिए मैंने इस प्रश्न को रखा है क्योंकि 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई है। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कवयित्री थी। उन्होंने स्त्री अधिकारियों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए थे। वह प्रथम महिला शिक्षिका थी। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता था और उन्होंने 1852 में बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी और ये बालिकाओं के लिए पहला विद्यालय था, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है विश्व ब्रेल दिवस हम मनाते हैं 4 जनवरी को, याद रखना। डिटेल्स कवर करते हैं। तो विश्व ब्रेल दिवस की हम बात कर रहे हैं, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है यह? तो प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और लुई ब्रेल का जन्म इसी दिन यानी 4 जनवरी को 1809 में फ्रांस में हुआ था। ब्रेल लिपि एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है, यानी खुदरे वर्ड्स लिखे होते हैं। यहाँ पर देख लो तस्वीर में, यहाँ पर खुदेर खुदेर कर लिखा होता है। जो मतलब जो हमारे भाई बहन जो है अंधे हैं, जो देख नहीं पाते हैं, वो क्या करते हैं, इन वर्ड्स को टच करके, यानी खुदरा होता है तो उसको छू छू कर मतलब इसको पढ़ सकते हैं। तो आगे यहाँ पर देखो,
और विश्व भर में 4 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया गया था। अगर आपसे ये पूछ दे कोई कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस कब मनाया गया था, तो पहली बार कब मनाया गया था? 2019 को, और प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, काफ़ी चर्चित प्रश्न है, काफ़ी न्यूज में अभी। भारत और नेपाल के बीच चर्चा में रहे काला पानी विवाद के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? तो काला पानी विवाद आपको पता होगा नेपाल और भारत के बीच है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो काला पानी चीन, नेपाल और भारत की सीमा का मिलन बिंदु का क्षेत्र है, बिल्कुल सही। भारत काला पानी को उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, ये भी ऑप्शन सही है। सुगौली संधि के अंतर्गत महाकाली नदी भारत नेपाल की सीमा मानी गई है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है तीनों सही हैं काला पानी विवाद के संदर्भ में। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, याद रखना। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो, काला पानी चीन, नेपाल और भारत की सीमा के मिलन बिंदु पर 372 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। भारत इसे उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल जो है इसे अपने नक्शे में दर्शाता है। आपसे प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि जो काला पानी विवाद काफ़ी चर्चे में है, भारत उसे किस राज्य का हिस्सा मानता है? तो आप क्या बताओगे? उत्तराखंड बताना। नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच सुगौली संधि साल 1816 में हुआ था। तो सुगौली संधि भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज में, तो भी आपको याद रखना है। सुगौली संधि कब हुआ था? तो 1816 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में हुआ था, याद रखना। इसमें काला पानी इलाके से होकर बहने वाली महाकाली नदी भारत नेपाल की सीमा मानी गई है, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो मैप, ये हमारा उत्तराखंड राज्य, और यहाँ पर है नेपाल देश, और यहाँ पर है चाइना देश। और ये भी देखो काला पानी जो क्षेत्र है यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो नेपाल इसे अपना हिस्सा दर्शाता है, लेकिन भारत जो है काला पानी को अपना हिस्सा मानता है, याद रखना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वर्ष 2020 को किस रूप में मनाने का फैसला किया है? तो WHO ने 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है, याद रखना। आगे देखते हैं डिटेल्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में लगी महिलाओं को सम्मान देना और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संगठनों में उन्हें उच्च पद पर आगे बढ़ाना है। और स्पोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ जो है इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का विषय है, तो इसे भी याद रखना, इसी से रिलेटेड है ये। अगर आपसे कोई पूछे विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का विषय यानी थीम क्या है, तो क्या बताएंगे आप? स्पोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ, इसे भी ध्यान रखना। तो जो हमारा जनवरी का करंट अफेयर्स जब हमने रिवीजन वीडियो रखा था, वो हमारे प्रश्न समाप्त हो गए यहाँ पर। और अब हम देखेंगे 11 जून के करंट अफेयर्स यानी आज के करंट अफेयर्स को, जिसे मैंने वन लाइनर के रूप में कवर किया है। तो पहला यहाँ पर है, प्रतिवर्ष 9 जून को विश्व प्रत्यार्पण दिवस मनाया जाता है। दूसरा है हमारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ कश्मीरी वकील जावेद इकबाल वानी को जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य ने पंचवटी योजना की शुरुआत की है। चौथा हमारा देखते हैं न्यूज क्या है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात जो है शीर्ष पे रहा है, याद रखना। और नंबर 2 पे है तमिलनाडु। आगे देखो, उत्तराखंड के जो चमोली जिले का गैरसैंण है, उसे उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, याद रखना। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। आगे देखते हैं, आगे हमारा छठा न्यूज है, प्रसिद्ध कवि, गीतकार और लेखक जावेद अख्तर को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, पता होना चाहिए आपको। अगला न्यूज हमारा, न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने न्यूजीलैंड के कोरोना वायरस मुक्त होने का ऐलान किया, यानी न्यूजीलैंड जो देश है अब वो कोरोना मुक्त हो गया, यानी अब कोविड-19 का वहाँ पर कोई भी मरीज नहीं है, सभी मरीज ठीक हो चुके हैं, याद रखना। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन, पता होना चाहिए आपको। अगला न्यूज है, उड़ीसा सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है। तो जो उड़ीसा सरकार है उसने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल, पता होना चाहिए। अगला न्यूज है, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है अरब देशों में पहला देश होगा जो मंगल ग्रह के लिए 15 जुलाई को मिशन लॉन्च करेगा। तो अरब देशों में पहला देश होगा जो मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करेगा। तो यहीं पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। और मैं रिवीजन वीडियो क्यों लेकर आया आपको बता दूं। पहले आज का अभ्यास प्रश्न देख लो। यहाँ पर अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में
भारत किस स्थान पर 2020 की बात हो रही है। 2020 में जो इंडेक्स जारी की गई है उसमें भारत का स्थान आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं 177वां, 168वां, 180वें और या 172वें। तो इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। और रिवीजन वीडियो मैं क्यों लेकर आया हूँ आपको मैं बता देता हूँ। देखो अब धीरे धीरे सारे जो लॉकडाउन से वो ख़त्म हो जाएंगे। 1-2 महीने यानी 2-3 महीने बाद आप मान लो 2-3 महीने बाद आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो सारे कंडक्ट होने वाले हैं। तो अब हमें रिवीजन करना चाहिए, इसलिए मैं रिवीजन वीडियो ला रहा हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं प्रश्नों की संख्या रिवीजन वीडियो में बढ़ा दूं तो मैं बढ़ा सकता हूं। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो पहले की तरह लाऊं, यानी जो भी मैं डिटेल्स में कवर करता था, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। लेकिन मैं इस तरह से सही समझ रहा हूँ कि साथ में वन लाइनर हम करंट अफेयर्स को प्रतिदिन वाला कवर करते चलें और साथ में रिवीजन वीडियो हम डेली 10-10 प्रश्न को डिस्कस करें बिल्कुल डिटेल में, क्योंकि रिवीजन वीडियो जो है उसी में से प्रश्न आपके एग्जाम्स में आएंगे और करंट अफेयर्स तो मैं साथ में कवर करूँगा ही। तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में लिख के आप किस तरह से वीडियो चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।